नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो बिंदु है वो अभी इन दिनों जो मुद्दा चल रहा है 40% वाला, उसी को लेकर है कि 40% वाली क्या समस्या आ रही है, किस किस को 40% चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो ये था कि जैसे इसके बारे में तो जब विज्ञप्ति आई थी, जब फॉर्म भरे गए थे, तब आप सभी को इस बारे में विस्तार से अवगत करवा दिया गया था विज्ञप्ति के बारे में। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि अब उस वक्त विद्यार्थी जो था वो व्याख्याता की तैयारी में लगा हुआ था, उसी की विज्ञप्ति पर उसने ज़्यादा गौर किया था, ज़्यादा ध्यान दिया था, वरिष्ठ अध्यापक का केवल फॉर्म भरा था। तो ऐसी स्थिति मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर से आपको उसके बारे में बता दिया जाए कि किस क्षेत्र की कितनी कितनी पोस्टें हैं और क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, तो किस प्रकार कितनी योग्यता चाहिए, 40% वाला क्या नियम है, 5 विकल्प वाला क्या नियम है, और आयु जो है वो क्या रहने वाली है, और OTR से संबंधित जो भी समस्या है वो क्या रहेगी, और कब तक फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते। ये सारी बातें जो है स्पीड से कर लेंगे हम, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक के पदों की। तो पदों की हम स्पीड से आपको बता दूं, वैसे सभी को पता है अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हिंदी के जो पद हैं वो कुल 288 पद हैं। कितने हैं? 288 पद है। वैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु 273 है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, अच्छा ये अनुसूचित क्षेत्र हेतु है, अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद कितने हैं? 15 है। ठीक है ना, गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु और अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद कितने? 15 है। उसी तरह अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के 327 पद हैं, अंग्रेजी के 327 पद है। गणित की बात करें तो गणित के 694 पद है। अब की बार गणित वालों की मौज ही मौज है, क्योंकि इनके पद हमेशा कम होते हैं, इस बार सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं। बात करें विज्ञान की तो विज्ञान के 350 पद हैं। कितने पद हैं? 350 पद। बात करें सामाजिक विज्ञान की तो इनके 88 पद है केवल। ठीक है ना, SST वालों की तो भैया बहुत बुरे हाल। संस्कृत वालों के, संस्कृत के 309 पद हैं, ठीक पद है संस्कृत वालों के भी। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी के भी ठीक है, 64 पद है। और उसके बाद बात करें उर्दू की तो उर्दू के 9 पद हैं, कुल 2129 पद हैं। ठीक है ना। और वैसे बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु बात करें तो 1727 है, और अनुसूचित क्षेत्र हेतु 402, और कुल 2129 पद है। योग्यता की बात करें तो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ विद्यार्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे जो व्याख्याता वाली भर्ती है उसमें तो क्या रहता है कि अधिकतर विद्यार्थियों की BEd की हुई होती है, वो MA प्रीवियस में या MA फाइनल में होते हैं, तो उनके वो समस्या रहती है। BEd की समस्या नहीं होती है, BEd उन्होंने कर रखी होती है। या बहुत बार ऐसा होता है कोई विद्यार्थी BEd MA करने के बाद BEd कर रहा होता है, तो फिर उसका लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर होता है, वो समस्या होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो BEd आपकी चल रही होगी, BA तो 100% हो चुकी होगी, तभी आप BEd में एडमिशन लिया है। और BEd वालों की क्या है, BEd का अंतिम वर्ष होना चाहिए, BEd का अंतिम वर्ष होना चाहिए। वैसे क्या कहते हैं कि प्रीवियस वाले भी बहुत बार फॉर्म भर देते हैं, प्रीवियस वाले भी फॉर्म भर देते हैं, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि आपको क्या करना है, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा देने से पूर्व आपको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी है। कहने से तात्पर्य है कि परीक्षा होने से पहले, कहने से तात्पर्य जैसे सितंबर में परीक्षा है तो सितंबर से पहले आपके पास BEd की डिग्री आ जानी चाहिए। मतलब कहने डिग्री से तात्पर्य है कि BEd के एग्जाम हो जाने चाहिए और BEd का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये प्रमाण पत्र आपको वहां देना होगा। अगर नहीं आता है, परीक्षा के बाद आता है, तो फिर वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद आयु की बात करते हैं। आयु की हम बात करें तो 1/1/26 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु रखी गई है, 1/1/26 को। ठीक है ना, 1/1/26 तक। कहने तात्पर्य आगे जो जनवरी महीना आने वाला तब तक आयु की गणना होगी, तब तक 40 वर्ष का अगर है तो वो चल जाएगा। और SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 5 वर्ष की छूट है। और SC ST पुरुष के लिए, SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग और EWS की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। कहने से तात्पर्य है कि अगर 40 वर्ष है तो ये 50 वर्ष तक
परीक्षा दे सकते हैं। और सामान्य महिला के लिए 3 वर्ष की छूट है। सामान्य महिला के लिए क्या है, 3 वर्ष की छूट है। और इसके अलावा क्या है, 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट और है। 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट और है, क्योंकि इस दौरान बीच में जैसे 23 में परीक्षा आई थी, उसके बाद सीधा अब आ रही है। तो 23 वाली भर्ती कब थी, 22 की थी, और अब ये कब की है, 24 की है। तो 2 साल का बीच में गैप आ गया। इन 2 सालों में कोई भर्ती नहीं आई, इसलिए 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। तो कहने से तात्पर्य है कि 1/1/26 तक नॉर्मल व्यक्ति की कितनी आयु होनी चाहिए, 42 वर्ष। ठीक है ना। और SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग, इनको 5 वर्ष की बजाय टोटल छूट कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। और महिलाओं को टोटल छूट कितनी हो जाएगी, 10 और 2 12, अर्थात ये 52 वर्ष तक। और SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग EWS के पुरुष जो है वो 7 अर्थात 47 वर्ष तक, वो 47 वर्ष तक। कहने से तात्पर्य है कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वो 42 वर्ष तक, SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग और EWS के पुरुष जो है वो 47 वर्ष तक, और SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग EWS की महिलाएं 52 वर्ष, ये आयु। ठीक है ना। और सामान्य महिला की 5 वर्ष है, तो सामान्य महिला 45 वर्ष तक ये आयु होनी चाहिए 1/1/26 को। सामान्य पुरुष की 1/1/26 को कितनी अधिकतम आयु होनी चाहिए, 42 वर्ष, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। SC ST OBC इनकी 1/1/26 को पिछड़ा वर्ग और EWS की 47 वर्ष, SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग और EWS महिला को 52 वर्ष तक। ठीक है भैया, महिला के तो मौज ही मौज है। 52 वर्ष का मतलब है कि यहाँ 52 वर्ष के होने के बाद लोग रिटायरमेंट प्लान करने लग जाते हैं कि, लेकिन फिर भी लगे रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहने की बातें नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, तो हार नहीं माननी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई लक्ष्य होता है तब तक कि जीवन जीने का मजा है। अगर लक्ष्य नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। और जब सोच लिया तो फिर उम्र क्या। प्रथम प्रश्न पत्र जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, जैसे RPC अध्यक्ष बनते हैं, तो वो तो रिटायरमेंट के बाद भी बन जाते हैं। तो वो तो नहीं सोचते कि हमारी एज है, तो फिर हम क्यों सोचें। जब देश के बड़े बड़े पदों पर मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने से लोग ये नहीं सोचते कि एज फैक्टर है, तो हमें तो अध्यापक ही बनना है, फिर हम क्यों सोचें। तो हमें भी नहीं सोचना चाहिए। ऑनलाइन संशोधन, और वो जब इस उम्र में देश चला रहे हैं, जब 70 साल के 80 साल के होकर देश चला रहे हैं, तो हमें तो एक स्कूल ही चलाना है, क्या वो नहीं चला सकती क्या। ऑनलाइन संशोधन 40% का नियम क्या है, ऑनलाइन संशोधन में क्या है ये बाद में बताएंगे। पहले 40% नियम बता देता हूं मैं आपको। प्रथम प्रश्न पत्र व द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में 40% अंक अनिवार्य है, अलग अलग। प्रथम प्रश्न पत्र में भी 40% अंक अनिवार्य है, और द्वितीय प्रश्न पत्र में भी 40% अंक अनिवार्य है। ये इसी भर्ती से शुरू हुआ है आपके। ठीक है ना। SC ST और SC ST के लिए 35%, SC ST के लिए 5% की छूट है, उनके लिए 35% है। भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग जन को न्यूनतम अंक में फिलहाल छूट है, उनको कोई न्यूनतम अंक नहीं चाहिए। कहने का मतलब उनको 40% अंक लाने जरूरी नहीं है, बे जितना लिया ऐसी बीता ही मांगी। ठीक है भैया, ये है। अब ये 40% वाला है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, वो बात करेंगे। लेकिन 40% का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। पीछे जो व्याख्याता की परीक्षा हुई है उसमें 40% की समस्या आई है। ठीक है ना। प्रथम प्रश्न पत्र में 40% सब्जेक्ट में तो बन जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं बनते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले तो ये कंडीशन थी, तब हम शायद सभी समर्थन करते थे इस बात का कि प्रथम प्रश्न पत्र में 40% होना चाहिए, क्योंकि सभी ऐसा कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कुछ भी नंबर नहीं आने से, क्योंकि कैटेगरी वाइज जो होता है, कैटेगरी वाली जो समस्या रहती है, तो वो तो एक नॉर्मल संविधान में बनाई गई है कैटेगरी, उसके अनुसार ये था कि नंबर कम आने पर भी उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग ऐसा कह रहे थे कि 40% वाला जो नियम है वो बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। लेकिन अभी क्या समस्या होगी, अभी समस्या ये होगी कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो बनाया ऐसा जाने लग गया कि जैसे कोई एक्सपर्ट हो। अब जैसे व्याख्याता का जो पेपर आया है उसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, विज्ञान है, ठीक है ना, ये सारे जो है, इंग्लिश है, ये सारे हैं। तो इनका पेपर इस तरह से आया है जैसे एक्सपर्ट कोई विशेष रूप से विशेषज्ञ बनाने जा रहे हैं उनके। अरे वो तो खाली
योग्यता होनी चाहिए, भी योग्यता है या नहीं उसके अंदर, इतना टफ देने की कहाँ जरूरत है। तो वो इतना टफ हो गया, तो अब सारे मांग कर रहे हैं कि ये 40% वाला नियम हटना चाहिए। अब ये आपके विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसको हटाना चाहते हैं, कितने लोग इसको रखना चाहते हैं। ये अब आप लोगों ने देखना है, हम लोग तो उसके आधार पर साथ देंगे विद्यार्थियों को देखते हुए, ठीक है ना। और मेरी जो पर्सनल राय है वो तो मेरी यही है कि ये अब 40% वाला अगर पेपर नॉर्मल रखते हो तो होना चाहिए, और अगर पेपर ऐसा रखते हो जैसा व्याख्याता में आया है तो फिर भैया 40% वाला रखने का मतलब नहीं है। किस प्रकार के पेपर लेते हो, इतने कठिन पेपर कभी लिए जाते हैं क्या। 5वां विकल्प, अब हिंदी का विद्यार्थी जो हिंदी का विद्यार्थी है मान लो, या इंग्लिश का विद्यार्थी है, उसको मैथ है, साइंस है, विशेषकर हिंदी वाले विद्यार्थियों को, SST वाले को, इनको मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, इनके टफ पेपर दोगे तो कहाँ से आएगा। और 40% आप सब्जेक्ट में दो ना, जितना आपने टफ देना उतना मर्जी दे दो, आपका मन करे उतना दो, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अदर में समस्या आ रही है ना, अदर में आप कैसे कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। आपको पढ़ाना तो वहाँ, मतलब कहने से तात्पर्य है आपके वहाँ तो पढ़ाना तो आपको सब्जेक्ट है। अब हिंदी के विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाना है, ठीक है ना, इंग्लिश के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाना है, और सिलेक्शन आप जीके, हिंदी, अंग्रेजी उनके आधार पर ले रहे हो जिनको वहाँ जाकर पढ़ाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये हुआ क्या, मतलब क्या हुआ इसका भी, आपका सिलेक्शन किस आधार पे हो रहा है, सिलेक्शन फर्स्ट पेपर के आधार पे हो रहा है, और फर्स्ट पेपर का आगे जाके कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप उसके आधार पे कैसे कर रहे हो। आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है आगे जाके, तो सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट के आधार पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ कंडीशन ये होगी कि एक नॉर्मल जो RS की तैयारी कर रहा बच्चा है, उसने B.Ed कर रखी है, या नॉर्मल जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा है, वो सभी GK VK तैयार कर रहा है, अब उस बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो वास्तव में सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, जिसकी वास्तव में आगे जरूरत है, उसके नंबर कम आएंगे, वो वैसे ही रह जाएगा। चाहे उसके सब्जेक्ट में चाहे 150 में से 130 सही है, 140 सही है, लेकिन इधर 40 ही नहीं हो रहे, तो वो तो रह गया ना। अब वहाँ एक्सपर्ट की जरूरत है या खिचड़ी मसाले की जरूरत है? आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बना रहे हो तब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तब आप कैसा भी पेपर दे दो चलेगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाने होते हैं, अलग बात है। लेकिन सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में इस तरह से पेपर मुझे नहीं लग रहा कि ये जायज़ है। 5वें विकल्प की बात करें तो 5 विकल्प हो गए, ध्यान लगा लेना। नीली शाही का पेन लेकर जाना है, 10% से अधिक 5वां विकल्प खाली छोड़ने पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और 5वां विकल्प से तात्पर्य, मैं बार बार बताता हूँ, एक बार फिर बता दूं, 5वें विकल्प से तात्पर्य यह है कि वहां लिखा होगा अनुत्तरित। 5वां जो होता है वो अनुत्तरित वाला होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई नहीं आता है, पहले क्या होता था कि कोई नहीं आता है तो हम खाली छोड़कर आते थे, अब वो खाली नहीं छोड़ के आना, हमें कहना है वो अनुत्तरित वाला गोला काला करके आना है, और हमें उसके माध्यम से बताना है कि हाँ ठीक है ना, मैं इसका कोई उत्तर देना नहीं चाहता, मैं इसका कोई उत्तर देना नहीं चाहता। तो ये अनुत्तरित वाला, और ये 10% अधिक, कहने का मतलब प्रथम प्रश्न पत्र में वरिष्ठ अध्यापक में 100 प्रश्न होंगे, तो 11 प्रश्न आपने अगर खाली छोड़ दिए, 11 प्रश्न खाली छोड़ दिए तो आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र में 16 होते हैं तो उसका 10% 16 प्रश्न बनते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होते हैं, तो 16 प्रश्न अगर आपने छोड़ दिए तो आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि 10% से अधिक अगर खाली छोड़ दिए तो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ना पहली होगी ना दूसरी होगी, ठीक है। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। जो प्रश्न नहीं करना है आपने, उसमें 5वां गोला काला करना है। जो करना है वो तो आपको उत्तर पता ही है, ए बैस है, या 1 2 3 में से 4 में से जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हैं। ये ऑनलाइन संशोधन वाली बात है, तो ये क्या है ऑनलाइन संशोधन क्या होगा। ये ऑनलाइन संशोधन जो है ये 60 दिवस पूर्व, तो 60 दिवस अभी थोड़े दिनों में होने वाला ही है, ठीक है ना। 60 दिवस पूर्व, परीक्षा से 60 दिवस, तो अब 60 दिवस के लगभग होने वाले ही हैं। तो इन दिनों अभी एक OTR जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिर से ओपन होंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिर से ओपन होंगे। कितने दिन के लिए? 7 दिवस के लिए, ठीक है। उसमें आप कुछ भी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपकी कितनी फीस लगेगी? 500 रुपये। कोई भी संशोधन आप करते हैं तो 500 रुपये आपके लगेंगे और आप उसमें संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो संशोधित नहीं करवा सकते, जैसे खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग व किसी स्तर पर कोई संशोधन इससे संबंधित कोई नहीं होगा। आपका नाम नहीं होगा, आपके पिता का नाम संशोधन नहीं होगा, जन्म तिथि नहीं होगी, लिंग ये नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बाद में आप इसका वो दे सकते हो, क्या बोलते हैं,
एफिडेविट दे सकते हो, तो उससे कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सही होने चाहिए, बात ये है। ठीक है, 7 दिवस पूर्व ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 60 दिवस पूर्व परीक्षा से पहले ये ऑनलाइन संशोधन हो सकते हैं OTR से संबंधित। और उसमें क्या होता है कि जब 60 दिवस पूर्व और ये कुछ समय पहले आपको फॉर्म उठाने की भी अनुमति देगा, उस समय अगर आपकी योग्यता नहीं होती है तो फॉर्म भी उठा सकते हैं, अगर आपकी योग्यता पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है तो ये थी कुछ जानकारी इससे संबंधित 40% नियम से संबंधित है। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, फर्स्ट पेपर में डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी होता है, डराना नहीं होता ये, क्योंकि डर जो है ना, वो कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे कुआं होता है, कई बार गिर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने, सचेत होकर चलना होता है, डरना नहीं होता, सचेत होकर चलना होता है हमेशा ही। उसे डर नहीं बोलते, उससे सचेत होकर चलना बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें फर्स्ट पेपर के बारे में। और 40% वाला नियम है, क्योंकि द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके अंदर सभी एक्सपर्ट होते हैं, सभी का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रश्न पत्र में इस तरह से सेलेक्टिव चीज़ें चुने जो आपको 40% तक ले जा सके। क्योंकि नॉर्मल विद्यार्थी जो होता है वो क्या करता है, वो पढ़ता है ऐसे जैसे उसको 100% पेपर हल करना है, ठीक है ना, उसको क्या करना है कि 100% पेपर हल करना है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं पढ़ता कि अच्छे नंबर आ जाए, क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट पेपर में 60% में ही गाड़ी रुक जाती है। तो आपको वो सिलेक्टिव चीज़ें करनी है कि 40% तो किसी भी कंडीशन में आप लेकर ही पढ़ोगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये PDF आपको मिल जाएगी। और इससे संबंधित क्या बताऊँ, मैं कुछ लिखा भी नहीं है मैंने। और अभी तो मैं अब कई जी मेरा भाई है जो कई दिन कोर्स बेचना गया, अब इसमें भी मेरे तो PPT वाले भी कोर्स मैं नहीं बेचता हूँ और न कोई नंबर देता हूँ नंबर। और मेरा PPT वाले भी ऐसे हैं कि वो मुझसे भी आगे बढ़े हुए हैं, वो भी नंबर कम ही लिखते हैं। तो ये नंबर है 63,771 24,800 63,771 24,802। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे ना, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको मैं इसकी PDF भेज दूंगा कि किससे क्या क्या जो नियम है इसकी। थोड़ा ये ज़्यादा नियमों का आपको ज़रूरत नहीं है, इन नियमों की ज़रूरत होती है, ये आपको मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डटे रहें, अब समय कम है, ठीक है ना, 2 महीने आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। जय हिंद।